नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 20। इससे पहले उन्हीं सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 475 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। किस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज बनाई जा रही है? ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाई जा रही है दोस्तों, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है? तो फटाफट से आज की सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 3310 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है, कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। चीन 3488 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर और सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और सभी को नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 477 कहता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है? फटाफट से आंसर को करते चलिएगा, बहुत कम समय में यहां पर 25 प्रश्नों को करेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर इज द ऑप्शन डी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसे क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, 3 दिसंबर 1984 को, ये डेट भी आपको याद करके रखना है। 3 दिसंबर 1984 को एक अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। इसी कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था और काफ़ी क्षति हुई थी। तो इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 478 कहता है कि भारत की उत्तर पूर्वी त्रिशंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत की उत्तर पूर्वी त्रिशंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारत, चीन, म्यांमार और भूटान। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिसंधि पर स्थित देश कौन कौन है? भारत, चीन, म्यांमार और भूटान। क्लियर? चीन से भारत के कितने राज्य जो है सीमा बनाती है? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाती है। वे कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ कौन कौन से
राज्य सीमा बनाती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। जबकि भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल सीमा बनाती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 479, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। आंसर इज द ऑप्शन ए, 12 मील की दूरी पर है। भारत की प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से कितनी दूरी तक है? 12 समुद्री मील दूरी तक है। और एक समुद्री मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। संलग्न क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक इसकी दूरी होती है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक यह विस्तारित होती है। क्लियर? यानी 12, 24 और 200 मील। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम को भी उठाइएगा और जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 480, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आपको यहां पर आंसर करना है। यूपी पीसीएस का सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पीर पंजाल श्रेणी कहां पर पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी की बात कर लेते हैं तो ये किसका भाग है दोस्तों? हिमालय का एक भाग है। किस हिमालय का भाग है यदि आपसे पूछ लिया जाए? मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय में अन्य कौन कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती है पीर पंजाल के अलावा? धौलाधर श्रृंखला और मसूरी पर्वत श्रृंखला। क्लियर? ये सभी जो है मध्य हिमालय की श्रृंखलाएं हैं और यह भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है सबसे राइट में काराकोरम श्रेणी, और इसी पर्वत श्रेणी में आपको K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन चोटी देखने को मिलता है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। क्लियर? इसके बाद लद्दाख श्रेणी आती है, इसके बाद जास्कर श्रेणी आती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद करके रखेंगे, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 481, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियां कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, अराकान योमा। अराकान योमा की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसे अराकान पर्वत और रखाइन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये पर्वत जो है म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। पश्चिम म्यांमार की एक पर्वतमाला है और यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 482, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है? आंसर इज द ऑप्शन सी, अजंता श्रेणी जो है सिर्फ एक राज्य में फैली है। किस राज्य में फैली है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में फैली है। अजंता श्रेणी किस राज्य में फैली हुई है? महाराष्ट्र में फैली हुई है और यह श्रेणी ताप्ती नदी के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है। इसमें गुफाएं स्थित है। किस काल की है? गुप्तकालीन गुफाएं हैं और ये गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफा बनाए गए हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सतमाला पहाड़ी
किस राज्य में स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, महाराष्ट्र में स्थित है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 483, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गुरु शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है और यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, 45 लाख पूर्व हुआ था। इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लिया जाए दोस्तों तो केटू, जिसे गाड़वेनाचिन चोटी भी कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। सिक्किम में स्थित पर्वत श्रेणी कौन है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। नर्मदा और ताप्ती के बीच यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सी पर्वतमाला स्थित है? सतपुड़ा स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। दक्षिण में आपको देखने को मिलता है नीलगिरी पर्वत। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? डोडा बेटा। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक और इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। सारे फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 484, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? किस समूह की नदियां जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? आंसर कीजिए फटाफट। वे कौन सी नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। क्लियर? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कौन कौन सी नदियां हैं जो सीमा बनाती है दोस्तों? गंगा, गंडक, घाघरा और कर्मनासा। ये चार नदियां जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 485, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं तो इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके साथ यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। किन किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है और मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से होती है और मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 486 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यूपी पीसीएस 2008 का सवाल है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? फटाफट आंसर को करते चलिए दोस्तों। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना
कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, शिव समुद्रम में। शिव समुद्रम परियोजना की बात कर लेते हैं तो एशिया और भारत की पहले जल विद्युत परियोजना है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कब स्थापित की गई थी? 1902 में। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। और यह इसका जल जो है 98 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 487। आंसर कीजिएगा जरा। आम्रवर्षा मैंगो सावर क्या है? मैंगो सावर क्या होता है? आमों की बौछार, आम का टपकना, केरल और कर्नाटक में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल क्या कहलाती है? आम्रवर्षा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। केरल एवं कर्नाटक में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्रवर्षा कहाँ होती है? केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है। कब होती है? गर्मियों के अंत में होती है। इससे क्या होता है? आम जल्दी पक जाते हैं और यही कारण है कि इसे आम्रवर्षा के रूप में जाना जाता है। और इसकी बौछार को अप्रैल वर्षा और ग्रीष्म वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 488। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मानसून का निवर्तन किसे कहा जाता है, तो मानसून के लौटने की क्रिया को याद रखिएगा, मानसून का निवर्तन कहा जाता है। और इसकी दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। और इससे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। क्लियर? सीडीएस 1999 का सवाल है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 489। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नीरी CSIR की एक उपक्रम है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित यह अनुसंधान करती है। क्वेश्चन नंबर 490 490 का आंसर कीजिए फटाफट। भारत की उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? जल प्रवाह द्वारा बने मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से होता है। उसमें कौन कौन है? गाद, मृतिका, बालू और बजरी, इन सभी को मिलाकर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 491। कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच कौन सी मीठे पानी की झील है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच कौन से मीठे पानी की झील है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, कोलेरू झील है। कोलेरू झील कैसी झील है? मीठे पानी की झील है और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। चिल्का की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये खारे पानी की झील है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। लोकतक झील आपको देखने को मिलता है मणिपुर में। पुलिकट झील कहाँ देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर देखने को मिलता है। अन्य झीलों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वुल्लर और डल झील जम्मू कश्मीर में, सात ताल झील उत्तराखंड में, सांभर राजस्थान में, राजसमंद राजस्थान में, लोनार आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, वेमनाड और अष्टमुदी देखने को कहाँ पर मिलेगा? केरल में देखने को मिलता है।
क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सकेगा। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 492। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आंसर इज द ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन कैसी फसल है? दलहन की फसल है, और इसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स इसका वानस्पतिक नाम है। इसका मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसमें 40% प्रोटीन, 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी और 5% क्या होता है? भस्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 493। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंसर इज द ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन है? कुआं, तालाब, नहर और नलकूप। और भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब का क्षेत्र आता है। नलकूपों की बात कर लिया जाए तो सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद पंजाब, बिहार का स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 494। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहां पर किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन डी, डिगबोई में। डिगबोई किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। जिले की बात कर लिया जाए तिनसुकिया में स्थित है। और यहाँ एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। कब हुआ था? 1901 में। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों लोकेशन डिगबोई का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 495। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? आंसर इज द मकराना के खान से। मकराना का मार्बल जो है दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाला है और कैसा दिखता है? सफेद है। इसका उपयोग मूर्ति कला और भवन निर्माण कला में किया जाता है। आप देख रहे होंगे ताजमहल, इसका निर्माण भी किससे हुआ है? मकराना से प्राप्त जो है संगमरमर से हुआ है। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा होगा विक्टोरिया मेमोरियल, इसका भी निर्माण मकराना के मार्बल से हुआ है। ताजमहल आपको देखने को मिलता है आगरा में, और विक्टोरिया मेमोरियल आपको देखने को मिलता है कलकत्ता में। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 496, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? आंसर इज द ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, और 5 मेगावाट क्षमता का भूतापीय संयंत्र है। किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। किस नदी पर? पार्वती नदी पर, पार्वती घाटी में। भूतापीय ऊर्जा किसे कहा जाता है? वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित कर ताप निकाला जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 497। भारत में जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है वे राज्य कौन कौन से हैं? आंसर इज द ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, यानी जम्मू कश्मीर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में सूती वस्त्र का उत्पादन नहीं होता है। सूती वस्त्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत में सूती वस्त्र उत्पादन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात प्रांतों में होता है। यहाँ महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, मदुरई, इंदौर, नागपुर, सोलापुर, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली और हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 498, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। मार्मागोवा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये भी कथन सही है। तो आंसर इज द ऑप्शन सी। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। अन्य बंदरगाहों की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कोलकाता बंदरगाह आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है 3 बंदरगाह, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, मार्मागोवा गोवा में, नहावा सेवार मुंबई बंदरगाह आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। गुजरात में आपको देखने को मिलता है कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 499, भारतीय रेलवे का रेल लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर इज द ऑप्शन सी, चौथा स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? चौथा स्थान है। पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान रूस और चीन के बाद भारत का स्थान चौथा है। भारत का रेल नेटवर्क कितना है? 65,000 किलोमीटर। इसे भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि सरकार के अधीन कार्य करता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 500, पारादीप बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया है वे बंदरगाह कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, कोलकाता विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह का निर्माण किया गया था। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में है और बंगाल की खाड़ी और महानदी के मिलन स्थल पर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 मार्च 1966 को। और यहाँ से जापान को कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और कोलकाता बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह का निर्माण किया गया था। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 20 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 21 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।